हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर आर एनवायरनमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो है पिछली वीडियो में फूड चेन के बारे में पढ़ा था। एंड फूड वेब क्या होता है? फूड चेन जिसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है, मतलब जब बहुत सारे फूड चेन्स बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फूड वेब। तो अब बात करते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन फूड चेन्स। अब फूड चेन में हमने देखा था कि हमारे प्रोड्यूसर से शुरुआत होती है, यानी हमारे प्लांट से शुरुआत होती है। देन उसे खाते हैं हमारे डियर्स, हम कह सकते हैं। देन उन्हें खाते हैं हमारे लायंस। एंड इस तरीके से जो है हमारी ये साइकिल चलती रहती है। तो हम जो है इससे एक बात जो है नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे फूड का ट्रांसफ़र तो हो ही रहा है। अब फूड का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके साथ साथ हमारी एनर्जी भी तो उन्हें मिल रही है ना। फूड से मिलती है एनर्जी, है ना। एनर्जी फूड से ही तो मिलती है। तो फूड का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके साथ साथ हमारी एनर्जी भी तो ट्रांसफ़र हो रही है। तो यही पॉइंट जो है ये नोट करने वाला है। अब तीनों स्टेप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, the initial point where energy from the environment enters into the living components of ecosystem is the process of preparation of food by green plants through photosynthesis। इस फर्स्ट स्टेप में हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कॉमेंट डाउन। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। यही है हमारा फर्स्ट स्टेप। देन हमारा सेकंड स्टेप आता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं यानी जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन पे हम डिपेंडेंट रहते हैं। हम कौन है? हम हर्बीवोरस हैं। हाँ, हम कह सकते हैं हम कंज्यूमर्स हैं। तो हम जो है डिपेंडेंट होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स पर। हम उनको खाते हैं, मतलब प्लांट्स नहीं खाते हैं बट उनसे मिली हुई चीज़ें तो हम खाते हैं। अब जो हमारी केमिकल एनर्जी है प्लांट के फूड में जो स्टोर हुई है, मतलब जो खाना हमने प्लांट से लिया है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी। तो अब वो एनर्जी कहाँ चली गई? अब हर्बीवोरस ने प्लांट्स को खाया है तो हर्बीवोरस को ही तो मिलेगी ना वो एनर्जी। तो यही बात है। उसके बाद जो हर्बीवोरस होते हैं, हमने लाइफ प्रोसेस में कुछ प्रोसेसेस पढ़े थे, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन। तो इन सब के कामों के लिए जो है ये एनर्जी जो है यूटिलाइज कर ली जाती है। देन आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पर। अब जो हर्बीवोरस होते हैं या तो हम हो गए या फिर डियर वगैरह हो गए, तो ये सब जो है प्लांट्स को खाते हैं। इनको जो है कार्निवोरस एनिमल्स खाता है, लायन, टाइगर, कोई भी हो सकता है। फिर इनके खाने, मतलब इनको खाने के बाद जो केमिकल एनर्जी मिलती है वो पहुंच जाती है हमारे कार्निवोरस में, क्योंकि उनको तो कार्निवोरस ने खा लिया ना। तो अब जो एनर्जी है वो उनके पास चली गई। फिर जो कार्निवोरस है उनको उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो है इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। कुछ जो एनर्जी होती है उसको वो बचा के रख लेते हैं बाद के लिए, एंड कुछ जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब हमने देखा है कि इकोसिस्टम में किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है फूड के थ्रू। सो कुछ बातें हैं जो इसके बारे में याद रखनी ज़रूरी है, तो एक बार उनको देख लेते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इकोसिस्टम में एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होती है। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है कन्वर्ट होती है। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से एनर्जी जो है वो हमारी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिएट होती है। ओके, मतलब ऐसे एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, कन्वर्ट होती है। देन हमारा जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल हमारी फूड चेन में। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कुछ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर ली जाती है हमारे ऑर्गेनिज्म द्वारा, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ के लिए। अ पार्ट ऑफ द एनर्जी इज़ यूटिलाइज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डिकम्पोजर्स। अब जो हमारे अब हमने देखा था ना भाई फूड चेन में प्रोड्यूसर्स, देन हमारे आते हैं कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर्स को खाने के बाद जो है हमारे कंज्यूमर को हम जो है हर्बीवोरस भी कहते हैं। एंड इसके बाद हमने देखा था ना लायन वगैरह कार्निवोरस। तो ये जब कार्निवोरस भी जो है ये डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनको भी तो डिकम्पोज करना ज़रूरी है। तो फिर आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, एंड जब डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज करते हैं तो उनको भी एनर्जी मिलती है उस डेड एंड डिकेइंग मैटर से। अब हमने देखा कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जितनी एनर्जी उसको मिल रही है
उससे तो कम ही जाएगी, मतलब वो सारी की सारी तो नहीं जा पाएगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुछ एनर्जी जो है वो जाती रहेगी। मतलब अगर यहाँ पे जो है ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये हमारा कंज्यूमर है, एंड देन ये हमारा एंड देन ये हमारा डिकम्पोज़र है। अब ये डिकम्पोज़र है तो इस पे हमने मान लो कि इसमें हमारी 100% एनर्जी थी। तो अब जब हमने इसको खाया तो हमें 100% एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें इसकी कुछ 70 to 80% एनर्जी मिलेगी। तो 80% एनर्जी जो है हमें यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे 80% मिल गई, यानी कि अब यहाँ पे हमारी 80% एनर्जी है। तो अब यहाँ पे हमें पूरी 80% एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पर मिल सकती है 50 to 60% एनर्जी। तो इस तरीके से जो है कुछ ना एनर्जी का जो है लॉस होता रहता है। जैसे यहाँ पे 20% का हुआ है, यहाँ पे 20% का हुआ है। अब एक बात जो है वो नोट करने वाली है, दैट फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन इकोसिस्टम इज साइक्लिक बट फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल। अब ये क्या था, इसका मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल का इकोसिस्टम में मतलब एक तरफ से जो है दूसरी तरफ जाना वो साइक्लिक है, यानी कि वो एक साइकिल है, वो चलता रहता है, एक के बाद एक, मतलब इस तरीके से चलता रहता है। बट जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक के बाद एक इस तरीके से जाता है, वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। साइकिल का मतलब वो मतलब ऐसे जाएगा फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वो चलती रहेगी एक साइकिल की तरह। बट जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में वो चलता रहता है। अब बात करते हैं हम 10% लॉ की। The studies of transfer of energy in different food chains in a large number of ecosystems has revealed a uniform pattern of transform of energy which is given by 10% law। यानी कि जितना भी अभी हमने कामकाज ये पढ़ा था ना ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, तो ये सब जो है हमारे 10% लॉ में इसका बखान किया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो इस लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ only 10% of the energy entering a particular trophic level of organisms is available for transfer to the next trophic level। अब ये क्या था मैं बताती हूँ। यानी कि अब फिर से हमें वही एग्जांपल लेना पड़ेगा प्रोड्यूसर डिकम्पोजर वाला। तो हमारा प्रोड्यूसर, ये हमारे कंज्यूमर, एंड देन ये हमारे डिकम्पोजर। अब यहाँ पे अगर हमारी आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे हमारी फॉर एग्जांपल एक्स जो है हमारी एनर्जी की क्वांटिटी है। सो इसका जो है सिर्फ 10%, इसका जो है मतलब जितनी एनर्जी जाएगी ना, जितनी एनर्जी है इसकी 10% जो है इसमें जाएगी, सारी एनर्जी नहीं जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। इसलिए इस लॉ का नाम है 10% लॉ, कि इसकी जितने भी हमारे से पहले वाले हमारे प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म की जो एनर्जी है उसका 10% हमें मिला है, एंड देन जितनी हमारे पास एनर्जी आएगी उसका 10% हमारे अगले वाले को मिलेगा। देन इसका जो 10% होगा, ना, इसका 10% जो है वो अगले वाले को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है 10% चलता ही रहता है, एंड इसीलिए इस लॉ का नाम है 10% लॉ। तो अब इसी से क्वेश्चन आता है कि ट्रॉफिक लेवल्स में, मतलब फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स हमने पढ़े थे ना नेक्स्ट पिछली वीडियो में। हाँ, तो अब हमें बताना है कि उसमें जो है हमने देखा था कि लेवल का जो नंबर है वो लिमिटेड है, मतलब 3 4 5 कुछ ऐसा ही रहता है, 100 200 तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा क्यों? ये ऐसा 10% लॉ की वजह से। 10% लॉ क्या था एक बार फिर से बता देती हूँ, कोई बात नहीं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हमारे डिकम्पोजर्स। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इसकी एक्स एनर्जी है तो इसका 10% जो है वो इसके पास जाएगा, देन इसके पास जितनी एनर्जी आई है उसका 10% यहाँ पे जाएगा, मतलब एक एक का 10, पिछले वाले का 10% अगले वाले पे आ जाएगा। तो अभी हमने देखा 10%, इसका 10% इधर आएगा, फिर इसका 10%, फिर वो 10% करते करते एक दिन वो एनर्जी जो है ज़ीरो भी तो हो जाएगी ना। तो इसीलिए लिमिटेड होती है, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी एनर्जी, जब बहुत थोड़ी सी एनर्जी हमारे नेक्स्ट वाले ऑर्गेनिज्म के पास पहुँचेगी तो वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होगी कि जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा उस थोड़ी सी एनर्जी से। सो इसलिए फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन्स में किस तरीके से हार्मफुल केमिकल का भी जो है हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र चलता रहता है। The accumulation of harmful chemicals such as pesticides in the living organisms like plants, animals and humans unknowingly through the food chain is called bioconcentration of pesticides। अब हमें पता है कि हमारा जो सबसे पहला लेवल होता है ट्रैफिक लेवल में वो हमारा प्रोड्यूसर्स ही होता है। प्रोड्यूसर्स
यानी कि हमारे प्लांट्स यानी कि हम उन पर फर्टिलाइज़र वगैरह भी डालते हैं, केमिकल्स वगैरह भी डालते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह भी डालते हैं। कौन डालते हैं? हम ह्यूमन बींग से डालते हैं। बट जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो वो जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारे अंदर भी तो जा रहे हैं। वो अब चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, तो हमारे अंदर भी तो जा रहे हैं ना। तो सबसे पहली बात है कि जब भी हार्मफुल केमिकल्स जो है, जैसे हमारे पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए, तो हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चले जाते हैं, जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो इसको हम कहते हैं बायो कंसनट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। ये आपको याद रखना है। The increase in concentration of harmful chemical substances like pesticides in the body of living organisms at each trophic level of a food chain is called biological magnification। यानी कि जब ये जो हमारे हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इनका जो कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब जो ये हमारे हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इनका कंसंट्रेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो है बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब बात करते हैं हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की। अब ओजोन लेयर क्या है? हमारी पृथ्वी को जिस लेयर ने यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाया है, वो कौन है? वो हमारी ओजोन लेयर ही तो है। यानी कि इस बात से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि इस ओजोन लेयर का जो है बहुत बड़ा काम है पृथ्वी को यूवी रेज से बचाने में। ये तो हमने पढ़ लिया कि इसमें इसकी इम्पोर्टेंस है कि जिससे कि जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर पा रही है अर्थ पे, क्योंकि जो हमारी ओजोन लेयर है वो जितनी भी यूवी रेज आ रही होती है सन से, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उनको अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है। बट इन यूवी रेज से क्या हो सकता है, एक बार हम उनको जानते हैं। तो यूवी रेज अगर धरती तक पहुंच गई तो वो स्किन कैंसर कर सकती है, स्किन डैमेज कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। वो जो है हमारी आई डिसीज़, एक तरह की आई डिसीज़ है, डैमेज कर देती है वो हमारी आइज़ को, उसको भी कॉज कर सकती है और उसका नाम है हमारा कैटरेक्ट। क्या नाम है? कैटरेक्ट। हमारी आइज़ को भी जो है डैमेज कर सकते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की बीमारी आ सकती है जिसे हम कह सकते हैं कैटरेक्ट। अब ये जो हमारा ओजोन लेयर है ये डिप्लीट किस वजह से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ये केमिकल है। किस में होता है? हमारे एसी वगैरह एंड हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह, इन सब में जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम के केमिकल्स होते हैं। एंड आज के अगर टाइम की बात करें तो एसी एंड रेफ्रिजरेटर ज़्यादातर लोगों के घर में हमें देखने को मिलते हैं। बट ये जो CFCs हैं ये बहुत ही बेकार तरह के केमिकल है। मतलब हमारे इस तरह से तो अच्छे है कि हमें कोई किसी तरह का डिवाइस मिल रहा है, एयर कंडीशनर मिल रहा है, रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, बट उसके साथ साथ ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। एंड हमें एसी वगैरह तो ले रहे हैं, बट ये जो ओजोन लेयर है ये भी डिप्लीट कर रहे हैं। एंड एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी अर्थ पे। अब बात करते हैं कि जो कचरा हमने किया है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो जो हमारा घर का जितना भी कचरा होता है उसे हम कहते हैं गार्बेज। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स या मोड्स हैं इस वेस्ट को हम कह सकते हैं मैनेज करने की। एक बार उनको पढ़ लेते हैं। रिसाइकलिंग है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इंसिनरेशन, लैंडफिल एंड सीवेज ट्रीटमेंट। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसाइकलिंग की। तो रिसाइकलिंग में ज़्यादातर हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे कि हमारा पेपर, प्लास्टिक्स, मेटल्स, इन सबको जो है रिसाइकल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कॉपी है, वो हमारी कॉपी जो है बिल्कुल भर गई है, बिल्कुल कंप्लीट हो गई, फिनिश हो गई है, तो अब जो है हम उस कॉपी को रद्दी वाले को जो है दे सकते हैं। एंड देन वो हमारी जो है इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं एंड देन जो उसके ऊपर इंक होती है उसको हटा दिया जाता है। पेपर क्वालिटी जो है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, बट इन द सेंस हम उसको जो है रफ़ कॉपी की, उसमें रफ़ कॉपी जो है एज ए रफ़ कॉपी यूज़ कर सकते हैं बाद में ख़रीद के, जब वो दोबारा से जो है रिसाइकल होके शॉप्स पर आ जाती है। तो इस तरीके से जो हमारी कॉपी है वो रिसाइकल होके आ जाती है। तो हम इस तरह से सॉलिड वेस्ट को जो है रिसाइकल कर सकते हैं एंड इससे हमारा जो गार्बेज है, वो जो हमारा वेस्ट है वो रिसाइकल हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। इसमें जितने भी हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको हम एक तरह से कह सकते हैं, वैसे तो हम एक इस तरह का एक बड़ा सा डब्बा वगैरह भी ले सकते हैं, डस्टबिन वगैरह होते हैं इतने बड़े बड़े, या फिर हम जो एक गड्ढा पिट बना के जो है ग्राउंड में, उसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जितना
हमारे घर का उसको डाल सकते हैं। एंड देन उसके अंदर कुछ तरह के हम ऑर्गेनिजम्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे अर्थवॉर्म्स वगैरह होगा, इनको डाल सकते हैं। देन ये जब हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है खाते हैं, देन ये खाएंगे ना तो हमारा मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे प्लांट्स खेती करने में काम आएगा। सो इस तरीके से हमने कंपोस्ट के थ्रू भी जो है गार्बेज को वेस्ट को जो है मैनेज कर लिया। अब बात करते हैं हम इंसाइनरेशन की। इंसाइनरेशन मीन्स रिड्यूसिंग टू एशेज, यानी कि एशेज में जो है हम अपने गार्बेज को चेंज कर रहे हैं। द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऐश इज कॉल्ड इंसाइनरेशन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर जो है जलना, जिससे कि वो एशेज प्रोड्यूस कर सके, इसी को हम कहते हैं इंसाइनरेशन। अब इसका क्या यूज़ है, जितना भी हमारा हाउस होल्ड वेस्ट होता है, जितना भी हमारा केमिकल या बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है हमारे प्रोसेस, दैट इज़ इंसाइनरेशन। इट ग्रेटली रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट, हमारा जितना भी वेस्ट होता है उसका वॉल्यूम जो है बहुत तेज़ी से रिड्यूस भी करता है हमारे प्रोसेस। अब बात करते हैं हम लैंडफिल की। द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इट इन लो लाइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड एंड कवरिंग इट विद अर्थ इज कॉल्ड लैंडफिल, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ऐसी जगह देखी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, बट हमें वहाँ पे हमारा घर बनाना है, तो उन गड्ढों में जो है हम ये सब हमारा जितना भी हाउस होल्ड वेस्ट है इसको डाल सकते हैं। एंड देन उसको जो है क्या बैलेंस कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ इस तरीके के गड्ढे वगैरह है तो इसमें हम जितना भी वेस्ट है उसको डाल के एंड इसको जो है बैलेंस कर सकते हैं, एक लेवल तक जो है बिल्कुल इसको एक लेवल पर कर सकते हैं। एंड ये एक लेवल पे हो जाएगा, देन हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह का, मतलब घर वर बनाने में जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो लैंडफिल का मतलब क्या हो, लैंडफिल का मतलब है जब हम किसी भी तरह की जो पिट वगैरह जो है गड्ढे वगैरह होते हैं, इनमें हम वेस्ट डाल के इसको जो है मिट्टी से कवर कर देते हैं, इनको लेवल में एक लेवल में लेके आते हैं एंड देन इसका यूज़ करते हैं, इसी को हम कहते हैं लैंडफिल। अब बात करते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट की। तो जितना भी हम कहते हैं ना कि नाले का पानी है, उसी को हम कहते हैं सीवेज। हिंदी में नाले का पानी, बट इंग्लिश में सीवेज। और ये सीवेज बनता कैसे, जितना भी हमारे घरों से ये गंदा पानी आता है कपड़े धोने वगैरह का, ये सब जो है ये जो पानी होता है यही हमारा बनाता है सीवेज। अब इस सीवेज को जो है हम किसी तरह से जो है ट्रीट करके कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करके जो है इसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड अपने गार्बेज को जो है मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।